मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कार्गो विमान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यूरोप के अमेरिकी बेसिस से मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान। द मिडिल ईस्ट का बड़ा दावा कैप्टन श्याम, ये तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है जैसे ये इंसुलेटेड है क्या, ये दोनों देश जो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज हैं, क्या इंसुलेशन में है क्या, इनको इस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? धन्यवाद दिनेश, जय हिंद, शानो वरुणा। ये तो होना ही था। पहले ये समझिए, पहले मिलिट्री पोस्चरिंग, टेबल पे आना और इमीडिएटली अटैक करना, कतार में अटैक के बाद रुक जाना, फिर टेबल पे आना, फिर मिलिट्री अटैक करना 40 दिन, फिर डिप्लोमेटिक ये जो इंडेवर्स, और फिर से अटैक होगा ही होगा। देखिए, जरूरी ये समझना है कि गल्फ का जो पानी है, उबाल पे जो खारा पानी है, उसको जब तक मीठा नहीं कर लेंगे, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल हटेगा नहीं और किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री के पास करीब नहीं जाएगा, तब तक ये ट्रंप नहीं हटेंगे। और मेरी बात समझिए, ये ट्रंप का काम नहीं है, ये बाइडेन ने तैयारी की, इंटेंट उन्होंने किया, डेंट ये दे रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट है, वो दूसरे प्रेसिडेंट की लाइन टो कर रहे हैं। काफी दिनों का युद्ध है ये टैंकर वॉर आज नहीं हो रहा, ये हॉर्मुज आज बंद नहीं हुआ। इराक ईरान वॉर की बात माने तो 14 अप्रैल 88 को जो अर्नेस्ट मिल ऑपरेशन था, कुवैत के टैंकर को ले जाते हुए यूएसएस रॉबसन टकरा गया था माइन से, और अगले दिन उसने धो डाला, प्राइम मैंटिस किया उसने, प्रेइंग मैंटिस, और धो डाला अमेरिका की ईरान की नेवी को। तो कहां हम भूल गए उन बातों को? उन रणनीतियों को अमेरिका जानता है। सेंट्रल कमांड में एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया गया है। नेवल एंगेजमेंट और होगी। ये बड़ा जमावड़ा जो आपने कहा, इसको अच्छी तरह से समझिए। चार्ल्स डिगॉल का 40 दिनों से लगातार मेडिटेरियन में रहना और स्पेन और डच के शिप का उसके साथ एस्कॉर्ट, ये क्या कहता है? आप कहते हो नेवल फोर्सेस को वहां पे आना है। आज उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है यूरोपियन यूनियन को, मतलब रेटोरिक मत करो, प्लीज आओ वहां पे और हटाओ, क्योंकि मतलब, ब्लॉकेट पीछे है, आगे तुम आके ईरान से भिड़ो। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि यहाँ की तैनातियां और ये इनको देखकर लगने वाला अंदाजा यही कहता है कि यहाँ कुछ सुलझने वाला है नहीं। अगर ये सुलझने वाला नहीं है तो वही मेरा सवाल है प्रोफेसर अमिताभ, आपके पास लेकर आऊंगा, वो कंट्रीज जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, क्या उनको एक तरीके से इंसुलेशन मिला हुआ है? क्या उनको ये खतरे जो दुनिया को दिखाई दे रहे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं? और अगर ऐसा है कि उनके लिए भी वो खतरे हैं, उतने ही बड़े खतरे हैं, तो वो तत्पर क्यों नहीं है कि ठीक है, हमको भी तो आग लगेगी, हम भी तो परेशान होंगे? लेकिन मिडिल ईस्ट में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए जरा, लाल सागर में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कैप्टन श्याम। चार्ल्स डिगॉल की एंट्री, हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है चार्ल्स डिगॉल। हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर चलाएंगे ऑपरेशन। फ्रांस ब्रिटेन को ईरान दे चुका है वार्निंग। अब देखिए, संकट इतना गहराता जा रहा है कि पहले अमेरिका की तरफ से यह कहना कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पर बिल मत फाड़ो, हॉर्मुज सबकी जिम्मेदारी है। अब बाकी सबको भी ये लगने लगा है कि जाना पड़ेगा, वहां हाथ बटाना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे समाधान होगा? और नहीं तो क्या उन दोनों को, खासतौर से अमेरिका को, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है इस सबसे, उसकी घटती हुई अपने प्रेसिडेंट की रेटिंग से, वर्ल्ड ओवर खुद अमेरिका की घटती हुई रेटिंग से जो रशिया और चाइना के मुकाबले नीचे जाती जा रही है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, इस समय अमेरिकी जितने भी ट्रेडिंग कंपनियां हैं जो तेल में डील करती हैं, उनको मुनाफा हो रहा है। अब ये जान के आश्चर्य होगा, जितनी बैंकिंग कंपनियां हैं उनको मुनाफा हो रहा है, जितनी रिन्यूएबल्स की कंपनी है उनको मुनाफा हो रहा है, जो ड्रिल बेबी ड्रिल कहते थे उनको मुनाफा हो रहा है। अमेरिका को इस समय आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये 3 महीने तक और ऐसी ही स्थिति हॉर्मुज की रहती है तो अमेरिका की भी स्थिति उतनी ही बुरी होगी जितने गल्फ स्टेट्स की होगी। गल्फ स्टेट्स का जो इस समय जो लैंडलॉक्ड सी लॉक्ड स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके खाने रसद की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्गो दोनों तरफ से चलते थे। जो खाना, जो रसद आता था दूसरे तरफ से, वो भी बंद हो गया हॉर्मुज के। सऊदी अरेबिया को इस समय कोई घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपना तेल जो है दूसरे रास्ते से, लाल सागर से वो निकाल रहा है और स्वेज की तरफ से या इस तरफ से दूसरे देशों में जा रहा है। लेकिन यहां पर जो समस्या सबसे बड़ी है कि वो हॉर्मुज को कब तक ब्लैकमेल की तरह ईरान यूज करेगा और कब तक अमेरिका उसको यूज करने देगा। अगर ये समझौता नहीं होता है तो दुनिया के जितने देश हैं, रूस भी, चीन भी, ये स्पष्ट कह चुके हैं कि हॉर्मुज क्राइसिस जो है उसको सॉल्व करना ही होगा। ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, नहीं सिर्फ ईरान या अमेरिका के इंटरेस्ट में है। हॉर्मुज की समस्या से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो हमारे जैसे देश हैं, इंडिया जैसे देश हैं, जो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। और ये अगर प्रोलॉन्ग चला 3 महीने 6 महीने, जैसा अभी फोर्टनाइट का, अगर उस 6 महीने तक चलता है तो दुनिया में रिसेशन आ सकता है, और ऐसा रिसेशन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 70 के दशक में 2 बार ऑयल क्राइसिस हुआ था और तेल के दाम अचानक 300% बढ़ गए थे। उस समय भी उसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं था। तो तेल का, गैस का अब तक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, जब आप बात कह रहे हैं ये 70 का दशक, इस बारे में आज दिन में गौरव से चर्चा हो रही थी और इसीलिए उन्होंने अब इस बारे में जी भी कहा। वो जाहिर है इस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ बांटना चाहते हैं। यहां देखिए, हॉर्मुज संकट का दुनिया पर असर देखिए, अमेरिका पर क्या असर हुआ है अभी तक।
वो जरा देखिए। ये बात सही है कि वहां बहुत सारी कंपनीज मुनाफा काट रही हैं, लेकिन क्या आम अमेरिकी इसमें पिस रहा है? नहीं पिस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका पर असर, गैसोलीन $4 प्रति गैलन के पार। ये युद्ध शुरू होने के पहले अगर आप देखें तो 3.81 के आसपास था। यहां जंग के बाद 30% से ज्यादा का उछाल हुआ है। फेडरल रिजर्व के मुताबिक अमेरिका की हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब डे टू डे बेसिस पे हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक आम उपभोक्ता जिन चीजों का रोज बरोज इस्तेमाल करता है, वो डे टू डे असल में जो महंगाई है वही हेडलाइन इन्फ्लेशन है। 1.5% तक ये बढ़ सकती है। यूरोप पर असर, यूरोप में गैस के दाम 100% तक बढ़ गए हैं। स्टील, केमिकल जैसे उद्योगों पर 30% तक का अतिरिक्त चार्ज लग गया। चीन पर असर यह हुआ है कि अप्रैल 2026 की खुदरा महंगाई बढ़कर 1.2% हो गई है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़कर 4.6% हो गई है, जो पहले सिर्फ 0.9% थी। चीन में फैक्ट्री में महंगाई जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है, और जाहिर है पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स के डिस्टर्ब हो जाने का ये खतरा और हर दिन बड़ा होता जा रहा है। गौरव, ये जो 70 के दशक की बात की जा रही है, आज तक दुनिया ने सबसे खतरनाक स्थिति इकोनॉमी के हिसाब से कब देखी है, और क्या इस समय उसी तरह का कोई खतरा है? देखिए 70 के दशक में, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, आप देखिए जब गल्फ वॉर हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुआ था और ओपेक कंट्रीज ने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया था क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को समर्थन दे रहे थे। तब $3 पर बैरल के आसपास क्रूड का रेट था, और जैसा कि उन्होंने कहा 300% बढ़ा वो, और वो $11 से $12 के आसपास हो गया था। बड़ी बात यह है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल होता था। हम बिजली प्रोडक्शन करते थे ऑयल से, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट एनर्जी नहीं थी, हमारे पास कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज भी, अभी मैं आप जब बात कर रहे थे, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है, तो हमने किसी तरह ऑयल के प्राइसेस को कंटेन किया है, और अगर कहीं ये जून तक चला गया तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दुनिया एक बहुत बड़ी क्राइसिस के अंदर आ जाएगी। और इनफैक्ट यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि दुनिया में ऑलरेडी 1.2% महंगाई बढ़ गई है, 3 करोड़ लोग गरीबी के मुहाने पर खड़े हैं, और अभी ये वॉर रुक जाए, फिर भी जो खरीफ का सीजन है भारत का, अगर केवल भारत की बात करें तो जो फर्टिलाइजर क्राइसिस ऑलरेडी पैदा हो गई है, ऑलरेडी 70-80% तक फर्टिलाइजर महंगे हो गए दिनेश जी, जिसका कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है। वो एक तो हमारा मॉनसून कमजोर आने वाला है, फर्टिलाइजर के महंगा होने वाला है, कृषि की आउटपुट लागत, जो इनपुट लागत है वो बढ़ने वाली है, तो ये आने वाले समय में कृषि के लेवल पर भी और खेती बाड़ी में भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ये क्यों कह रहा है? यूनाइटेड नेशन की भुखमरी के हालात आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, क्योंकि अचानक आपको ये संबंध समझ में नहीं आता है, एकदम प्रथम दृष्टया तो नहीं समझ में आता कि उधर तेल और अगर प्राकृतिक गैस रुक रहे हैं मान लीजिए किसी पैसेज में, तो एकदम से थाली में हमारे निवाले पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? ऐसे फर्क पड़ जाएगा। फर्टिलाइजर भी अफेक्ट हो रहा है। ये भी आप समझ लीजिए कि खासतौर से नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए प्राकृतिक गैस बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत है प्राकृतिक गैस की, और प्राकृतिक गैस आप जानते हैं यहां पर रुकी हुई है या उसका प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है, और दूसरे ये कि यहां पर उसका पैसेज भी इन जगहों से निकलने का होता है। एक डेटा मैं जल्दी से दिनेश जी दे देता हूं। पश्चिम एशिया में जो ये दिक्कत हुई है, उससे भारत में जो यूरिया आता था उसकी जो फरवरी में $508 पर टन कीमत थी, वो बढ़कर $935 हो गई है, और जो डीएपी खेतों में हमारे किसान यूज करते हैं उनकी कीमत $680 प्रति टन से बढ़कर $925 होने की उम्मीद है। 680 से 900 जी, मतलब पहले 700 पहुंचेगा, फिर 800 पहुंचेगा, फिर 900। आप अंदाजा लगा लीजिए।